क्या कहा है तुमसे? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, कितनी दूरी दोनों के बीच की? टेलीस्कोप में जब भी मेंशन नहीं किया होगा तो ये मान के चलेगा कि टेलीस्कोप हैज़ बीन एडजस्टेड फॉर नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू मीन्स इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड एट, इमेज कहाँ बन रही है? नॉर्मल। नॉर्मल व्यू का मतलब नॉर्मल जो रिलैक्सेशन होता है उसके लिए इमेज कहाँ बनती है? इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पर बनती है। भैया अगर आपको ये नहीं पता तो काहे मेरे से सुबह सुबह गालियाँ सुन रहे हो आप? हाँ, इफ इट हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड इन केस ऑफ टेलीस्कोप देन इट इज सपोज कि इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है साहब। अंडरस्टूड? अरे बोलो। यहाँ दोनों के बीच की दूरी है 36 सेंटीमीटर, और जब यहाँ तो प्रिसाइजली मेंशन किया हुआ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वरना तुमने अलग अलग किस्म के टेलीस्कोप पढ़े, एस्ट्रोनॉमिकल पढ़ा है, टेरेस्ट्रियल पढ़ा है, गैलीलियन पढ़ा है, और कल आखिर में मैंने बोला था अगर तुम्हारे पास में रिफ्लेक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप है तब भी अगर इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है तो FO/FE मैग्नीफाइंग पावर होती है। बताया था। छोटी क्लास में हम जाते हैं, चौथी में, पाँचवीं में, वहाँ पर देखो कैसे बढ़ बढ़ के आंसर बोले जाते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे मुंह से कुछ फूटता नहीं है, हम ज़्यादा एरोगेंट होते जाते हैं। हमारे पास में दोनों के बीच की डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर है। अगर टेलीस्कोप में भी मेंशन नहीं है कि कौन सा टेलीस्कोप है तो ये मान कर चलोगे कि वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। कौन सा टेलीस्कोप है? तो यहाँ पर दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो FO+FE होती है, जो कि आपको दे रखी है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैग्नीफाइंग पावर जो है वो है FO/FE विच इज़ इक्वल टू कितना? 8। बोलो। आपको एक तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी, दूसरी ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी, यहाँ से आपने FO की वैल्यू निकाली, वो आ गई 8FE। ये जो आपके पास में 8FE आया इसको आपने यहाँ रखा, इस इक्वेशन में रखिए, तो FO की वैल्यू कितनी? 8FE प्लस FE इज इक्वल टू कितना? सॉल्विंग दिस विल गिव यू FE की वैल्यू कितनी? 4। इससे FO की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 4 32। तो ये आपके पास में दोनों की फोकल लेंथ आ गई। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ बोथ द लेंसेस। तो आईपीस की फोकल लेंथ जो आ रही है जनाब 4 सेंटीमीटर आ रही है, और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 32 सेंटीमीटर आ रही है। आ गई। उसके बाद में क्या बोला है? 2 स्टार्स हैव एक्चुअल सेपरेशन ऑफ 1 मिनट ऑफ एन आर्क। कोई 2 स्टार्स हैं, ऑब्वियसली इन दोनों स्टार्स को ही उसकी मदद से देखा जा रहा है। ये दोनों स्टार्स हैं, और ये रहा टेलीस्कोप। क्या रहा? ये टेलीस्कोप। ये रहा टेलीस्कोप। इन दोनों स्टार्स ने, ये दोनों स्टार्स जो हैं, ये जो आर्क बन रही है यहाँ पर इनके बीच में, ये जो आर्क इस तरह की बन रही है, ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है? 1 मिनट। कितना एंगल बन रहा है? 1 मिनट। इतना बन रहा है। तो जब आप एक्चुअली वो दोनों जो स्टार्स हैं वो कितना एंगल बना रहे हैं? 1 मिनट का। लेकिन जब उसको टेलीस्कोप की मदद से देखा जा रहा है तो उन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है वो हमसे पूछा है। विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हें दे रखा है 1 मिनट, और आपसे विजुअल एंगल ऑफ इमेज पूछा है। विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप विजुअल एंगल कितना बन रहा है? 1 मिनट का। जब उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं टेलीस्कोप को तो कितना बन रहा है? मुँह जबानी हो रहा है। m इज इक्वल टू कितना होता है? β/α होता है, और जो कि किसके बराबर है? FO/FE के। एज सच वो ऑलरेडी तुमको 8 दे ही रखा है, इमेज का एंगल पूछा है, और ये 1 मिनट है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 8 मिनट। कहिए, समझ में आई बात? विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप दोज 2 स्टार्स आर सबटेंडिंग हाउ मच एंगल एट माई आइज? हाउ मच एंगल दे विल सबटेंड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप? मीन्स व्हेन टेलीस्कोप इज ब्रॉट इनटू यूज देयर इमेज विल गेट फॉर्म्ड। मौसम सुहाना है, स्मॉल टेलीस्कोप एज ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है सर? 150। आईपीस की फोकल लेंथ कितनी है? 5। टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू कितने मीटर? 100 मीटर हाई टावर देख रहे हैं 3 किलोमीटर दूरी पर। फाइंड द हाइट ऑफ फाइनल इमेज व्हेन इट इज फॉर्म 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस। ठीक है भैया, आपने से पूछा क्या है कि टावर उसकी जो इमेज बनेगी उसकी हाइट क्या होगी, बशर्ते वो इमेज कितनी सेंटीमीटर पे बनाई गई है? 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस बनाई गई है, इसकी हाइट पूछी है। तो पहली बात तो वो टावर एक्चुअली कितने
वो अगर हम टावर की बात करें, ये रहा वो टावर, ये क्या है वो टावर, और वो टावर की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है आपको 100 मीटर। ये लीजिए, उस टावर की हाइट है 100 मीटर, करेक्ट, उस टावर की हाइट है 100 मीटर। और वो टावर, यहाँ हम टेलीस्कोप लगा कर देख रहे हैं, यहाँ हम क्या लगा कर देख रहे हैं, टेलीस्कोप से कितनी दूरी पर है वो 3 मीटर की दूरी पर है, 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, करेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है दैट वी रिप्रेजेंट बाय अल्फा। एंगल इक्वल्स टू कितना होता है, आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस है 3 किलोमीटर, सो दैट आई गेट हाउ मच 1/30 रेडियन। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस से जब एंगल निकाला जाता है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो एंगल काहे में होता है। बहुत बढ़िया साहब, ये रेडियन में एंगल आ गया, ठीक है सर। अब इमेज कहाँ बनाई जा रही है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हमसे ये पूछा है कि उस टावर की हाइट कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो पहले मैग्नीफाइंग पावर निकालिए, मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, -FO अपॉन FE इंटू कितना 1 + FE अपॉन D। When image is getting formed at this distance of distinct vision, करेक्ट। ये हमारे पास फार्मूला होता है। माइनस साइन मैंने बोला अगर टेलीस्कोप में मेंशन नहीं है कौन सा टेलीस्कोप, तो मैं मेरी मर्जी से कौन सा टेलीस्कोप लेके चलूँगा, एस्ट्रोनॉमिकल लेके चलूँगा सर। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। FO चामान कितना है भाई 150 आया रे बाबा। FE चामान 5 सेंटीमीटर। तो ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई, ठीक है भाई। मैग्नीफाइंग पावर जो है वो कुछ इतनी आ गई हमारे पास में। अब मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर होती है, मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो होती है बीटा अपॉन अल्फा के बराबर। बीटा क्या, इमेज ने जो एंगल बनाया, ये रही उसकी इमेज, उस टावर की इमेज है भाई, ये टावर की इमेज है। टेलीस्कोप से कितनी दूरी पर बनाई जा रही है वो इमेज, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो मेरे से इसकी हाइट पूछी है, तो बीटा इक्वल्स टू कितना होगा, बीटा इक्वल्स टू कितना होगा, ये इमेज ने जो एंगल बनाया, वो जो एंगल बनाता है उसे हम बोलते हैं बीटा। और बीटा इक्वल्स टू कितना, ये h है, और डिस्टेंस कितनी 25। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब तुम्हारे पास में बीटा है, अब तुम्हारे पास में अल्फा है, तो m इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, m इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा की वैल्यू प्लेस कर दो, बीटा की वैल्यू प्लेस कर दो, अल्फा में h अननोन है, वो आ ही जाएगा। बोलो, करिए। मैं शायर बदन, डायमीटर ऑफ मून इज दिस, ये है भैया चंद्रमा, चांद, जिसे टेलीस्कोप की मदद से देखा जा रहा है, ठीक। मून का जो डायमीटर है, ये मून, जिसका डायमीटर कितना है, इतने किलोमीटर, और इसकी अर्थ से डिस्टेंस कितनी है। अब अर्थ से, यहाँ से हम देख रहे हैं टेलीस्कोप जो भी फिटेड होगा वो अर्थ पे ही होगा। ऑब्जेक्ट ने जितना एंगल बनाया, ऑब्जेक्ट ने जितना एंगल बनाया भैया, उसको बड़े बुजुर्ग बोलते हैं अल्फा। और ये कितना दे रखा है, कितनी डिस्टेंस है, .8 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ किलोमीटर, ठीक। इतनी दूरी पर चांद है भैया, देखा जा रहा है टेलीस्कोप की मदद से। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू कितनी, एंगल इज इक्वल्स टू कितना,
आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3.5 बटे 380, ये आ गया अल्फ़ा। काय में आएगा ये रेडियन, ठीक है। और इसकी दोनों की फोकल लेंथ इतनी है भैया। मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी FO अपॉन FE, जो किसके बराबर होगा बीटा अपॉन अल्फ़ा। FO की वैल्यू कितनी सर 4 मीटर, मतलब 400 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। बीटा की वैल्यू तुम्हारे को निकालनी है, अल्फ़ा तुम्हारे पास है भाई, तुम्हारे पास में क्या है अल्फ़ा है तुम्हारे पास, तो तुमको क्या निकालना है बीटा, निकल आएगा। ये लो, मेंशन नहीं है तो इमेज कहाँ बन रही है इन्फिनिटी पर। क्या करा मैंने ऐसा जो तुम नहीं कर सकते थे, और तुम्हें ऐसा लगे कि मैं घर से याद करके आता हूँ तो एक अलग बात है, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता है। घर से याद करके आता तो फिर मैं थर्ड भी बन गया होगा तुमसे। 4 डन, पक्का भैया। दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, मैग्नीफाइंग पावर पूछी है, तो कुछ बचा नहीं। 2 और 20 आंसर, 2 और 10 2 और 20 आंसर आ गया करेक्ट। चलो थोड़ा सा मैं भी सोच लेता हूँ जल्दी जल्दी। ये वाला हुआ भैया, हो गया, ये भी हो गया। युवराज कुछ कह रहे हो, ये वाला करो ना है भैया। यहाँ पर हमारे पास में टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ इतनी है, आईपीएस की फोकल लेंथ इतनी है। लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन की कितनी है 25 सेंटीमीटर। टेलीस्कोप इज फोकस्ड टू सी द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्केल। टेलीस्कोप is focused for distinct vision on a scale of 200 centimeter from the objective. क्या मतलब हुआ इसका? ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर पर है या इमेज 200 सेंटीमीटर पर बन रही है? टेलीस्कोप की फोकल लेंथ 50, आईपीएस की इतनी, डिस्टिंक्ट विजन कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर। टेलीस्कोप को अपन ने कुछ ऐसे फोकस किया कि जो ऑब्जेक्टिव है वो कितने सेंटीमीटर के लिए फोकस किया गया है 200 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव से कितनी दूरी पर है 200 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर इक्वेशन लगाते हैं 1/v0 माइनस 1/u0 इज इक्वल टू 1/f0। तो यहाँ से v0 कितना मालूम करने का है, u0 कितने का, फोकल लेंथ कितनी, v0 की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। v0 की वैल्यू इतनी आ गई। अब v0 की वैल्यू इतनी आ गई। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ था 200 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था 200 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्टिव से। तो ऑब्जेक्टिव ने उसकी जो इमेज बनाई वो कहाँ बनाई 200/3 सेंटीमीटर पीछे की तरफ बना दी सर। अब उसके बाद में क्या है तुम्हारे पास, अब हम बात करते हैं, यही क्वेश्चन हम लगाते हैं आईपीएस के लिए। आईपीएस के लिए क्वेश्चन लगाते हैं 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू कितना 1/FE। अब यहाँ क्या करते हैं हम, जो इमेज बन रही है वो बनाते हैं 25 सेंटीमीटर पर। एज सच आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि अगर टेलीस्कोप में मेंशन नहीं है कि इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, अगर इमेज कहाँ बन रही है नहीं बोला है, तो अपन इमेज को कहाँ लेके चलते हैं
यहाँ इन्फिनिटी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? उसके पीछे टेक्निकल रीज़न क्या है कि ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी कितने सेंटीमीटर पर है? मात्र 200 सेंटीमीटर पर। तो मैं कहा है उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, मैं इमेज भी इन्फिनिटी पे बनाता हूँ, ठीक है। परंतु यहाँ पर ऑब्जेक्ट केवल 200 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। सो आई एम गोइंग टू मेक इट्स इमेज एट 25 सेंटीमीटर ओनली। भैया अनुभव कुमार, केवल कॉपी करने से काम हो जाता है तो क्या बात थी? मैं बाजार से बहुत सारी पुस्तकें आती, खरीद लो और काम हो जाएगा, समझो, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 5 -1/25 -1/5 इज इक्वल टू 1/UE। इससे UE निकाल लो। UE कितना आ गया इससे? आराम से, इत्मीनान से 25/6 सेंटीमीटर। ये माइनस का आ गया। अब आपसे क्या पूछा है? दोनों के बीच की डिस्टेंस। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? VO प्लस UE। एज सच होती थी FO प्लस UE। FO प्लस UE इसलिए बोलते थे क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, उसकी इमेज क्या बनती थी? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता था, उसकी इमेज बनती थी फोकस पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है क्या? 200 सेंटीमीटर पर है, तो इमेज उसकी 200/3 पे बनी, फोकस पर बनी क्या? तो इसीलिए अपन FO प्लस UE नहीं लिखेंगे, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर? भाई इमेज जितनी डिस्टेंस में बनती है वो V होती है। इमेज जितनी डिस्टेंस बनती है वो होती है V। लेकिन बात ये है कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो उस V की वैल्यू F के बराबर हो जाती है। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर है तो उस V की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? F के बराबर हो जाती है। से ठीक है। तो यहाँ पर VO प्लस UE, और VO की वैल्यू कितनी और UE की वैल्यू कितनी लिखोगे? -25/6। -25/6 लिखोगे। अरे पढ़ लो रे तुम, 10 साल में एग्जाम नहीं निकलनी। फिर +25/6 लिखेंगे कि -25/6 लिखेंगे? मैंने कल बोला भी था एक्सप्लेन करते टाइम कि माइनस नहीं लगाएंगे, अपने को लेंथ लिखनी है। फिर भी हाँ माइनस, अभी हाँ कर रहे थे। हर चीज़ में तो हाँ कर देते हो तुम लोग यार, तो दिमाग कहाँ रख के बैठते हो? घुटने में या उससे भी नीचे? बताओ ना मेरे को। हर चीज़ में हाँ कर देते हो तुम, उससे मालूम पड़ता है कितना समझ में आ रहा है। क्या -25/6 लिखूंगा कि +25/6 लिखूंगा? क्यों लिखूंगा? क्योंकि तुम्हारे सामने डेरिवेशन है, तुम्हारे सामने पूरा डायग्राम मैंने बना के बताया तुम्हारे को। पूरा डायग्राम बनाया भैया कि कैसे आया। OE की वैल्यू OB' + B' आई। OB' की वैल्यू कितनी है? VO है। एज सच हम लोग केवल FO ही कल हर बार लिख रहे थे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही मैंने इन्फिनिटी पे लोकेट कर रखा था। यहाँ ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लोकेट नहीं कर रखा, तो इमेज जहाँ बनेगी वो डिस्टेंस V हो जाएगी। तो OB' की वैल्यू VO होगी और B' की वैल्यू UE होगी। और आपको वो पॉजिटिव करके ही लिखनी, क्योंकि वो लेंथ है। लेंथ में आपको दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करना है कि नहीं करना है? थोड़ा पढ़ा करो भैया, दिमाग लगाया करो अपना। दोस्ती यारी इतनी नहीं करनी है अपने को कि पढ़ाई पर हावी हो जाए वो। दोस्ती यारी इतनी नहीं करनी है। कल 3 घंटे मैंने केवल डेरिवेशन ही कराए हैं बस। ये लेंथ आ गई हमारे पास में भैया। और क्या पूछा है? मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पर गौर कर लेना, मैग्निफिकेशन पूछा है, यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर नहीं पूछी है। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन और आईपीस का। और क्या होता है ये? लेंस का क्या होता है? लेंस का मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? V/U होता है या नहीं होता है? सुनाई नहीं दिया मेरे को? V/U होता है। तो V इसके लिए V0 और इसका U0 और ये VE और UE। रखो वैल्यूज। छः हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, 10। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है जिसके ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ इतनी, आईपीस की फोकल लेंथ इतनी। मैग्नीफाइंग पावर क्या बनेगी? मैग्नीफाइंग पावर FO/FE, जो किसके बराबर होगा?
बीटा अपॉन अल्फा। एफ ओ की वैल्यू कितनी, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी और एफ ई की फोकल लेंथ। इमेज का विजुअल एंगल पूछा है तुमसे? नहीं, इमेज का एंगल कितना बनेगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और अल्फा पूछा है तुमसे। हाँ जी, एम इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई, एम इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू क्या, बीटा अपॉन अल्फा। और बीटा किसका विजुअल एंगल, इमेज का, और एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। अल्फा पूछा है, निकाल लो कितना आ रहा है। रेडियन में आएगा 5 इंटू 24/5, 24/2। ये कितनी बार गया, 10 से ये कितनी बार गया, 10 बार। फिर ये 10 से ये कितनी बार गया, 2 बार। 24 ऊपर चला जाएगा, 12 रेडियन आ रहा है। क्यों, अच्छा अल्फा 1/12 रेडियन। हाँ ठीक है, यहाँ तो क्या दिया है, ठीक तो है, क्या दिक्कत। करेक्शन ये करना पड़ेगा अपने को कि इमेज बोली है 24 सेंटीमीटर में बन रही है, तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला ये नहीं लगाया जा सकता। मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या होगा, एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये रहेगा। और ये किसके बराबर होगा, एफ ओ की वैल्यू कितनी, एफ ई की वैल्यू कितनी, 1 प्लस एफ ई डी, इमेज का विजुअल एंगल कितना, ठीक है, और अल्फा विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट निकालो। ये करना पड़ेगा। पार्डन मी, क्योंकि इमेज बोली 24 सेंटीमीटर पे बन रही है। देखो ना, इमेज 24 सेंटीमीटर पे बन रही है, ये प्रश्न में मेंशन्ड है, वरना हम एफ ओ अपॉन एफ ई फार्मूला तब लगाते हैं जब इमेज कहाँ बन रही हो, इन्फिनिटी पे बन रही है। इसमें 2 पार्ट है क्या, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ इतनी, आईपीएस की इतनी है, मैग्निफिकेशन 15 हो गया, एंगुलर मैग्निफिकेशन आ गया 15। इन दिस टेलीस्कोप मून को देख रहे हैं, डायमीटर इमेज का पूछा है, डायमीटर ऑफ मून इज दिस एंड रेडियस ऑफ लूनार ऑर्बिट इज दिस। इसमें क्या दिक्कत है, इमेज का डायमीटर पूछा है, इसमें क्या दिक्कत है, नहीं बना गया ये वाला। इसमें 2 पार्ट्स है क्या, कहाँ है, मैग्निफिकेशन आ गया, इमेज का डायमीटर पूछा है तुमसे, लेकिन इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी उसकी जरूरत पड़ जाएगी फिर अपने को, बीटा अपॉन अल्फा में। ये तो देना चाहिए था कि इमेज कितनी डिस्टेंस पर है, अगर इमेज इन्फिनिटी पे लूँगा तो फिर नहीं हो पाएगा। हैं, इसमें अपन एक काम करें, फिर एक काम करते, इमेज को उतनी डिस्टेंस पर ले लेते जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, उससे करें तो देखो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैग्निफिकेशन तो आ गया 1500। मैग्निफिकेशन क्या है, एफ ओ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू कितना, बीटा अपॉन अल्फा, और एफ ओ की वैल्यू तो है 1500 सेंटीमीटर सॉरी, और ये 1, और इमेज का एंगल और ऑब्जेक्ट का एंगल कितना, 3.42 अपॉन क्या, 3.8। ये लो
इससे तुम्हारे पास में एंगल तो जरूर आ जाएगा कि कितना एंगल बनाएगा वो, इमेज कितना एंगल बनाएगी, पर मेरे से ये नहीं पूछा। मेरे से क्या पूछा है? उसका डायमीटर कितना बनेगा। इसको सॉल्व करके तुम्हारे को बीटा मिल जाएगा। एक काम करो, इमेज को भी उतनी डिस्टेंस पे लेके देखो जरा, आंसर आ रहा है क्या इससे? नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं। अब इन्होंने मालूम है क्या करा होगा? इन्होंने मालूम है क्या करा होगा? इमेज को लीस्ट डिस्टेंस में बनाया होगा। अब लीस्ट डिस्टेंस बनाओ तो मैग्निफिकेशन भी ये नहीं आएगा, मैग्निफिकेशन फिर यह आएगा। इमेज कितनी डिस्टेंस में बन रही है अगर वो नहीं मेंशन किया तो फिर काम नहीं हो पाएगा। बोलो, क्योंकि हमको बीटा निकाल सकता था मैं उस केस में, तब ये इज इक्वल टू होगा बीटा अपॉन अल्फा। एफ ओ की वैल्यू 1500, एफ ई की वैल्यू 1 + 1 अपॉन 25, 26/25, 25 से जाएगा 300 बार, 300 × 26 कितना आ रहा है? हाँ वो तो नहीं आएगा, बट उसके बगैर होनी, मतलब वो एक तो क्वांटिटी इनकम्प्लीट है ही सही ना। अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो बीटा आ जाएगा, लेकिन बीटा आने के बाद में क्या, उसका डायमीटर क्यों नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कृष्णम? क्यों? अपन एंगल निकाल लिया, अब एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होगा, और आर्क होगी डायमीटर, चलो मान लिया, लेकिन रेडियस क्या? रेडियस को इन्फिनिटी थोड़ी ना ले सकता हूं मैं। नहीं आ समझ में है भैया? अगर मैं पिछले तरीके से कर रहा हूं तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो बीटा अपॉन अल्फा है, और वो होती है एफ ओ अपॉन एफ ई। एफ ओ अपॉन एफ ई से आ गई 1500, आ गई सर, और बीटा अपॉन अल्फा से करना जाऊंगा तो अल्फा तो मेरे पास है, उससे बीटा आ गया, यानी कि इमेज ने कितना एंगल बनाया वो आ गया। लेकिन मसला कहाँ फंस गया कि अब इमेज एंगल जो आ गया वो किसके बराबर होगा? डायमीटर अपॉन रेडियस, और डायमीटर निकालना, लेकिन रेडियस क्या? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, तो उससे काम नहीं हो पाएगा। और इस तरीके से करूंगा तो मैग्नीफिकेशन कुछ अलग आएगा इज इक्वल टू बीटा। बीटा इमेज का एंगल अपॉन अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी? एक बार करके देखो तो इससे इससे होगा ये, क्योंकि इससे बीटा आएगा, लेकिन फिर मैग्नीफिकेशन 1500 नहीं आ रहा, फिर इससे मैग्नीफिकेशन क्या आ रहा है? 300 × 26, 60 × 26, 1560। चेक करो जरा। हाँ मुझे मालूम था मुझे ऐसा कुछ रिप्लाई मिलेगा। भैया मेरी बात सुनो, देखो इमेज उन्होंने कहाँ बोली है? बोली नहीं कहीं पर, तो हम ऐसे केस में कहाँ मान के चलते हैं? अब समझना मेरी बात को, इमेज हम इन्फिनिटी पे मानते हैं,
जब इमेज इन्फिनिटी में मानते हैं तो मैग्निफिकेशन FO अपॉन FE आता है, और उससे 1500 आया जो कि आंसर में दे रखा है। आ गया। अब इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा लगाऊंगा मैं, अल्फा मेरे पास है, बीटा आएगा, मेरे पास में इमेज का एंगल आ गया कि इमेज ने इतना एंगल बनाया, वो मेरे को मिल गया। अब मसला क्या फंसा कि जब मैं एंगल निकाल लिया तो एंगल इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, उसका डायमीटर अपॉन क्या, रेडियस। रेडियस से मतलब क्या, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, और यहाँ आर्क का काम कौन करेगा, उसका डायमीटर काम करेगा। अभी अपन ने 4 सवाल कर लिए ऐसे, कम से कम कर लिए। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क का काम डायमीटर करेगा, और रेडियस का मतलब जितनी डिस्टेंस पर इमेज बन रही है। अब जितनी डिस्टेंस पर इमेज बन रही है, अगर मैं FO अपॉन FE लेता हूं तो कितनी डिस्टेंस पर बन रही है, कितनी डिस्टेंस पर बन रही है, तो मुझे यहां रेडियस की जगह क्या रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, इनफाइनाइट मुझे रखना चाहिए। जब मैं इनफाइनाइट रखूंगा तो क्या तुम डायमीटर निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अगर तुम यहाँ पर रेडियस की जगह 25 सेंटीमीटर रखते हो तो तुम डायमीटर निकाल दोगे, और वो वही डायमीटर आएगा जो क्वेश्चन में दे रखा है, जो आंसर की में दे रखा है। समझ लो मेरी बात को। लेकिन क्या वो टेक्निकली सही है, क्यों सही नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर तो बोल रहे हो इमेज कहाँ बनी, अगर तुमने यहाँ 25 रखा तो तुमने इमेज कहाँ बनी, कहाँ पर बनी, 25 पर बनी, और वहाँ FO अपॉन FE लगाया तब तुमने क्या बोला, इमेज कहाँ बनी। तो दोनों बातें फिर कॉन्ट्राडिक्ट करनी कि नहीं करनी है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रही है मेरी बात। तो प्रश्न बनाने वाले ने आंसर उसके हिसाब से निकाल दिया, पर वो गलत हो सकता, मैं नहीं हूँगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ तुम मेरी बात समझ लो कि नहीं, ठीक है भैया। ऐसे क्वेश्चंस कई बार फ्रेम होते हैं, जानबूझकर भी होते हैं, इंटेंशनली भी होते हैं। IIT JEE जब सब्जेक्टिव हुआ करती थी तो IIT JEE में ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं जो सब्जेक्टिव में होने को, हमको क्या होता है वो प्रूव करने के क्वेश्चन आते हैं, खासतौर पर ट्रायगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस पर, ठीक है। तो उस पर क्वेश्चन दिया प्रूव करने का, और कई लोग प्रूव भी कर देते हैं, बाद में मालूम पड़ा कि वो प्रूव ही नहीं हो सकता था, गलत दे रखा था प्रूव करने को। तो एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि कई बार इंटेंशनली क्वेश्चन रॉन्ग दिए जाते हैं कि जानबूझ करके चेक करा जाए कि स्टूडेंट को कितना कॉन्फिडेंस है, और कई बार मिसप्रिंट हो जाती है, टाइपो एरर हो जाती है। जब ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, तब गलती हो जाती है। आपको मालूम पड़ता है इंग्लिश के सेट में क्वेश्चन अलग था और हिंदी के सेट में क्वेश्चन अलग था। खासतौर पर UPSC में हर साल ऐसी चीज़ें उठती रहती हैं कि यार इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो था वो अलग था, और जब उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया तो वो कुछ अलग था। एनीवे, अभी तो हम JEE नीट के बारे में बात कर रहे हैं हमारी। तो यहाँ क्या फंस रहा है भैया कि अगर मैं ये फार्मूला लगाता हूँ तो फिर मैं 25 सेंटीमीटर रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं FO अपॉन FE लगाता हूँ, इतना नहीं लगाता, तो फिर इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पे बनेगी तो मैं डायमीटर नहीं निकाल पाऊंगा, और 25 सेंटीमीटर रखूंगा तो मैं डायमीटर निकाल दूंगा, लेकिन फिर मैग्निफिकेशन भी 1500 नहीं आएगा, वो 1560 आएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। 25 सेंटीमीटर रखते हो तो तुम्हें ये रखना चाहिए तो तुम्हारा हो पाएगा, और अगर तुम इन्फिनिटी रखते हो तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा, लेकिन फिर तुम डायमीटर नहीं निकाल पाओगे। ट्वेल्थ हो गया भैया? अरे जवाब है मुंह में। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ इतनी, आईपीस की इतनी, मैग्निफिकेशन आ गया 10। ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 2 मीटर की दूरी पर, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो क्या दिक्कत है इसमें हमारे को, हमने ये लगाई इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले किया था। ये कितनी डिस्टेंस है, U0 कितना है, 2 मीटर। फोकल लेंथ कितनी, इन दोनों का एलसीएम 600। 600 तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई,
ये आ गया, अरे बोलो, ये V0 आ गया। और इमेज कहाँ बन रही है? रिलैक्स आई कंडीशन, मतलब इमेज को फोकस में बनाया जा रहा होगा। इमेज को कहाँ बनाया जा रहा होगा? फोकस पर। तो आपको दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? VO प्लस FE। और FE कितना? 1751, 651/17 आंसर। ठीक। थर्टी 39 के आसपास कुछ आ रहा आंसर। 37 हो रहा है। सत्रह से 51 तो 14 बचे, 37 पॉइंट, हाँ 38 के आसपास आ रहा है। ठीक है, समवट से समझ में आया कुछ? पार्डन में 13 हो गया, 14, 14 भी हो गया, 15। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, कॉन्केव रिफ्लेक्टर ये। तो ये जो एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पे क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मिरर होता है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है? मिरर होता है। हम क्या करते हैं, लेंस का यूज़ करते थे। गैलीलियो में थोड़ा सा अपना चेंज करता था, हम कॉन्वेक्स की जगह कॉन्केव लेंस पर आ गए थे, बट अदरवाइज वी यूज लेंसेस। बट व्हेन इट कम्स टू रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, एट दैट टाइम व्हाट वी यूज, हम ऑब्जेक्टिव की जगह पर किसको यूज़ करते हैं? मिरर को। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ क्या होगी भाई? मिरर की फोकल लेंथ होती है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। मिरर की तो फोकल लेंथ फिक्स रहती है। मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। बोलो होती है। तो फोकल लेंथ आ गई ऑब्जेक्टिव की 60। अरे आ गई। आईपीस की फोकल लेंथ मेरे से पूछी है, मैग्निफिकेशन कितना है? 20 है। तो ये इज इक्वल टू कितना? FO अपॉन FE। FE आ गया 3 सेंटीमीटर। चैप्टर क्लोज। बोलो 18 हुआ या नहीं हुआ? एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ अ टेलीस्कोप इज 300। एक टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना है? और इफ आर आईज एट द आई रिंग आर जस्ट एबल टू कलेक्ट ऑल द लाइट। सिंपल, सुनना मेरी बात, थोड़ा फार्मूला बेस से अलग हटकर क्वेश्चन आ गया अब तुम्हारे सामने। ये रहा तुम्हारे पास में ऑब्जेक्टिव, और ये रहा तुम्हारे पास में ये आई रिंग है। ठीक है, अब इससे जितनी भी लाइट आ रही है, ये इनफाइनाइट से लाइट रेज आई, इससे जितनी भी लाइट रेज आ रही है वो सारी की सारी कहाँ पे कलेक्ट हो रही है? आई रिंग पर। ऐसा कुछ हो रहा है। ये कौन है? ऑब्जेक्टिव। और ये क्या है? तुम्हारी आई रिंग। ठीक है, ये कितनी डिस्टेंस पर आएगा? इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज क्या बनेगी? फोकस पर। ठीक है, और डायमीटर इसका कितना है? आई रिंग का डायमीटर कितना दे रखा है तुम्हारे को? 3 मिलीमीटर। अब थोड़ा सा खोपड़ी का इस्तेमाल करो, और खोपड़ी का इस्तेमाल करते हो तो तुम क्या पाते हो कि ये जितना एंगल बनेगा, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? सुनाई नहीं दिया मेरे को तो।
ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो वो एंगल भी कितना बनना है, थीटा बनना है। अब यहाँ से जितनी लाइट आई वो सारी की सारी आई रिंग में कलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीफिकेशन इसका 300 है और आईपी जो प्यूपिल है हमारी आँख की उसका डायमीटर 3 मिलीमीटर है। और तुम्हें ऑब्जेक्टिव का डायमीटर पूछा है, हो गया काम। तुमसे किसका डायमीटर पूछा है, ऑब्जेक्टिव का। वी आर हेयर टू फाइंड आउट दिस डायमीटर, जिसको मैं इसे y लिख देता हूँ और वो मुझसे पूछा है। और बाई चांस ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन। अभी तुम्हें जो मैग्नीफिकेशन दे रखा है, हो गया, मैग्नीफिकेशन कितना है 300। मैग्नीफिकेशन क्या है भैया 300 है। ठीक है, तो FO की वैल्यू कितनी, FO और FE का रेशो इससे आ गया तुम्हारे पास, छोड़ो हटा अलग, ये आ गया, ये एक बात हो गई। और दूसरी बात, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू कितना, y अपॉन FO, और एंगल इज इक्वल टू कितना, वो वाला डायमीटर कितना 3, और ये कितना FE। भाई ये FO डिस्टेंस और ये कितना, इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, फोकस पर रखा होता है ना। सो व्हाट इमेज हैज, ये जो जगह है इस जगह पर इस ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाई है, ऑब्जेक्टिव ने यहाँ इमेज बनाई है, और ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई है वही आईपीस के लिए किसकी तरह काम कर रही है, ऑब्जेक्ट की तरह। बोलो, अब इधर का एंगल और इधर का एंगल इक्वल है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये y है और रेडियस कितनी FO, और इधर कितना, ये 3 मिलीमीटर और ये FE। बोलो, बस अब यहाँ से तुम्हारे पास में इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ y अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, FO अपॉन FE, हुज वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन कितनी है 300। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो, 900 मिलीमीटर आएगा। अगर सेंटीमीटर में निकालोगे तो 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, समझे भैया। जितनी भी लाइट ऑब्जेक्टिव से आई वो सारी की सारी मेरी आंख में आना चाहिए, जितनी भी लाइट आए वो सारी की सारी मेरी कहाँ पे कलेक्ट होना चाहिए, मेरी आई रिंग पर। बोलिए, कौन सा इमेज, पहले वाले लेंस ने जो इमेज बनाई वो उसके लिए ऑब्जेक्ट होगी। मैंने तुम्हें बोला इसने जो इमेज बनानी है वो इसके फोकस में बनानी है, तो ये तो FO हो गया, बनानी है। अब इसने जो इमेज बनाई, दिस इज द इमेज बिकॉज ऑफ दिस विच इज वर्किंग लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस। और इमेज ये कहाँ बना रहा है, ये कहाँ बना रहा है, तुमने जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिखा उसमें इमेज कहाँ बना रहा है वो, और ये इन्फिनिटी पर कब बनाएगा। ठीक, this will make image at infinity only in case when object is kept at focus, and this is object for eye ring, so ultimately this distance has to be focus. ठीक, समझ गए जी। इसका अगला हो गया, image of moon is focused by converging lens of focal length 50 centimeter on a plane screen. फोकल लेंथ कितनी देर रखी है भैया, मून की इमेज को एक कन्वर्जिंग लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, द इमेज इज सीन बाय अनएडेड आई एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम, फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन अचीव्ड ड्यू टू कन्वर्जिंग लेंस। सेम प्रॉब्लम है पिछली बार जैसी, नथिंग, एंगुलर मैग्निफिकेशन अचीव ड्यू टू द कन्वर्जिंग लेंस। ये तुम्हारे पास में भैया वैसा का वैसा ही क्वेश्चन बन रहा है वापस से। ये कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, ये चंद्रमा की प्रतिबिंब देख रहा है, तो चंद्रमा का प्रतिबिंब देख रहा है, चंद्रमा से पैरेक्शियल लाइट रेज आएंगी, चंद्रमा से पैरेक्शियल लाइट रेज आएंगी, और ये उनको कितनी डिस्टेंस पर फोकस कर रहा है, अरे कितनी डिस्टेंस पर भैया, 50 सेंटीमीटर पर। इनफाइनाइट पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है, इनफाइनाइट पर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है रे, फोकस पर। ये इमेज बन गई साहब, यहाँ जो इमेज बनी
यहाँ जो इमेज बनी, ये इमेज बन गई। इस इमेज को कौन देख रही है? एक अनएडेड आई। यहाँ पर एक और सुंदर सी आंख है भैया, जो उसको निहार रही है, उस चंद्रमा को, उस चांद को, चांद के टुकड़े को, एलसीयू से। ठीक है भैया, कितने डिस्टेंस पर? अरे कितने डिस्टेंस पर भाई? 25 सेंटीमीटर पर निहार रही है उसको, ये निहार रही है उसको। तो फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन अचीव्ड ड्यू टू द कन्वर्जिंग लेंस। ये जो कन्वर्जिंग लेंस है, इसने कितना मैग्निफिकेशन डेवलप किया होगा, ये मेरे से पूछा है। ठीक है, तो यहां देख रही है इसको। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन अचीव ड्यू टू दिस, इसने कितना एंगुलर मैग्निफिकेशन किया? इसने कितना एंगुलर मैग्निफिकेशन किया, वो मुझे निकालना है। तो एंगल इज इक्वल टू कितना होगा? आर्क अपॉन रेडियस। विजुअल एंगल ऑफ इमेज अपॉन विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन अचीव्ड इस कन्वर्जिंग सॉरी इस कन्वर्जिंग लेंस के कारण कितना मैग्निफिकेशन आया, वो तुमसे पूछा है। और वो मैग्निफिकेशन इसको कितना मिला, वही पूछा है तुमसे। तो ये आप देखो, तो इट इज सॉर्ट ऑफ क्या, टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप बन गया, जिसमें ये क्या है, ऑब्जेक्टिव, और वो जो आंख है जो देख रही है उसको, वही किसकी तरह काम करेगी, आईपीस की तरह। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, एफओ अपॉन एफ ई। एफओ की वैल्यू कितनी, 50, सॉरी, और ये कितना है मतलब, समझे भैया? देखो, जब हम प्रश्न करते हैं ना, मेरी बात सुन लो, आप इस बात को बिल्कुल चिपका लो तो बहुत बेहतर है। वरना आप कितने भी गुण गा लो, कुछ कितना भी कर लो, कितने भी यूट्यूब पे वीडियोस देख लो कि हम तैयारी ऐसे करें वैसे करें, मतलब तैयारी करने से ज़्यादा तैयारी कराने, मतलब कैसे कराई जाए उसके ऊपर। जब मुझे ध्यान है, जब मैं 2019-20 में पढ़ा रहा था, तो मेरा वो फेवरेट रूम हुआ करता था, वो वाला सामने 304, मैं उसमें पढ़ाता था। वो सारे तुमने देखे हैं, वो सब थर्माकोल वगैरह सब लगे हुए हैं वो, तो वो उस समय के स्टूडेंट्स ने लगा रखे थे। वो पूरे जो जनरल कोटेशंस है जो क्लास में यूज़ में आते थे कि टाइम किसी के बाप का नौकर नहीं, ठीक है, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो सम ऑफ द कोटेशन विच वर एक्चुअली इंस्पायरिंग स्टूडेंट, उन्होंने वहाँ पर वो पेस्ट कर रखे थे पूरे, वो वाले क्लास में पढ़ाता था। और मुझे ध्यान है 2019-20 का दौर वो था जब मैंने 2017 में ऑनलाइन पढ़ाना मतलब 2016 के बाद जब से स्कूल शुरू किया, बिल्कुल वैराग्य अपना लेता कि अब दुनिया में क्या चल रहा है, अपन जाए तेल लेने, अपने को अपने स्कूल पे कंसंट्रेट करना है बस। तो उस समय मैं देखता था जैसे स्टूडेंट से बात होती थी, कुछ भी आभास गौर वगैरह, आभास गौर, फिर आशिता नाम मैं भूल रहा हूँ, शर्मा करके एक लड़की थी जयपुर की, वो वहीं पे जयपुर के मेडिकल कॉलेज में गई हो। तो उस समय बात होती थी कि बोले सर लोगों को ना वो वाले वीडियो पसंद ज़्यादा आते हैं जिसमें आप उनको तरीके बताओ, पढ़ाओ मत, आप उनको तरीके बताओ। तो तरीके जो स्टूडेंट्स आर एक्चुअली मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग मैथड्स, हाउ टू स्टडी। और तुमको मैं बहुतों बार बोल चुका हूँ एक चीज़, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो होती है अप्रोच। एक एक चैप्टर करके कोई शेयर नहीं बन जाता। आप अगर आप एक एक चैप्टर करके कर लोगे कि आपको एक चैप्टर में आपने अच्छा स्कोर कर दिया तो आप कोई बहुत बड़े तोप नहीं होगा, और एक चैप्टर में अगर आपने अच्छा नहीं करा तो आप कोई बहुत बेकार भी नहीं होगे। बट अगर आप ये सोचोगे कि एक चैप्टर में बेकार करा तो बेकार नहीं होगा, तो ऐसा कर करके आप और चैप्टर भी बिगाड़ लोगे, ये जरूर होने वाला है। जहाँ आप में एक सेचुरेशन आया, जहाँ आप में एक स्टेबिलिटी आई, जहाँ आप में एक सेटिस्फैक्शन आया, खेल खत्म। तो वो क्या है जो रातों को जगाए रखती है ना, वो है जो आपको बिल्कुल अनिद्रा जिसको बोलते हैं, तो वो तभी हो पाती है जब क्या होता है, आप कुछ करना चाहते हो। वो एक दिन शाहरुख खान का एक वीडियो देख रहा था मैं, तो वो बड़ा उसमें था कि बोले आप 5 स्टार के स्पा में जाते हो तो वहाँ आपको बोलते हैं रिलैक्स, आंखें बंद कर दो, कुकुम्बर रख देंगे आपकी आंखों पर, और अच्छे से सो, ये करो, अच्छा खाओ, अच्छा वो करो। बोले अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। सीरियसली आपको ये कुछ भी नहीं मिलने वाला, होता है ये। अगर आपको करना है, अगर मुझे अभी भी रात को 3 बजे तक काम करना है तो मुझे करना है। मुझे मालूम मैं बहुत सिंपल सी बात है कि अपने अलावा अपनी और कोई नहीं धोने आने वाला, अपने को धोनी है अपनी। समझो, यहाँ वाले तो जानते होंगे इस बारे में, मतलब जो शायद इस समझ गए होगा भैया, है ना। तो कोई और नहीं आने वाला, बहुत सीधी सीधी बात है, आपको ही अपनी धोनी पड़ेगी, कोई आपकी और नहीं आने वाला। नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो आपकी जो
एक एक चैप्टर आप जो करते हो तो उसमें आप कोई शेर नहीं बनोगे, आप शेर तब बनोगे जब आपके पास में पूरा सिलेबस होगा। असली परीक्षा तभी होती है जब आपका पास में पूरा सिलेबस होता है। और पूरा सिलेबस होता है ना, तो जैसे गर्मी के टाइम पे क्या होता है, अपन गाड़ी पे बैठते हैं जाकर, धूप में गाड़ी खड़ी है मेरी, गर्मी में जाके बैठते हैं तो क्या होता है, बैठ नहीं पाते, उड़ जाते हैं, सीखते हैं पुट्ठे, है ना भैया। और आपको जब बिल्कुल तलब होती है ना सक्सेस की, जब आपको सक्सेस की तलब होती है बिल्कुल कि मुझे करना, मुझे जाना ही एनडीए में, मुझे जाना ही आईआईटी में, तो लिटरली ये नहीं टिक पाते यार, कि तशरीफ अपन रख ही नहीं पाते। ये सच्चाई वाली बात है। जब पूरा सिलेबस आता है तो फिर अपने को लगता है मैं ये करने जा रहा हूँ तो वो छूट रहा है, वो करने जा रहा हूँ तो ये छूट रहा है। ठीक है भाई गलत साहब, यही बात हो रही थी अपने कल। इट हैपन्स टू एवरीवन, क्योंकि आपको पूरे सिलेबस को लेकर चलना ही सबसे टेढ़ी खीर है। सबसे ज़्यादा टेढ़ी खीर क्या है, पूरे सिलेबस को लेकर चलना। वहाँ आपको फिजिक्स भी लेके जाना है, केमिस्ट्री भी लेके जाना है, और मैथ्स या बायो भी लेके जाना है। और एनडीए में तो सब कुछ लेके जाना है भैया, इंग्लिश भी लेके जाओ ना, जीएस भी लेके जाओ, बायो भी लेके जाओ ना, मैथ्स भी लेके जाओ, एवरीथिंग यू हैव टू टेक इन। ठीक है भैया, वहाँ दिक्कत आती है। तो आपको रिवीजन करना है, और आखिरी में कई लोगों का रिवीजन नहीं हो पाता। मैं फिर बोल रहा हूँ, जब परीक्षा आएगी ना, तो परीक्षा से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले तुमको एक ही बात लगने वाली है, काश ये परीक्षा 15 दिन और आगे बढ़ जाए तो मैं पूरा कर दूंगा यार। ये होता है, मैं मान ही नहीं सकता भैया, काश वो परीक्षा 15 दिन और आगे बढ़ जाए तो वट एवर आई हैव नॉट फिनिश्ड और वट एवर आई हैव नॉट रिवाइज, आई एम गोइंग टू रिवाइज इट। रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन इज मस्ट। और आप जब रिवीजन करने जाओगे तो क्या इतनी प्रॉब्लम्स कर पाओगे? एक एक शीट में आपको 100 प्रॉब्लम दे रखी है। ये तो ऑप्टिकल स्टूडेंट की छोटी सी शीट है, इसमें भी 60-70 प्रॉब्लम तो होंगी मेरे ख्याल से, होंगी या नहीं? विल यू बी एबल टू रिवाइज ऑल ऑफ देम? नो, नहीं कर पाओगे आप सारी। पर आपको होना, जो आपने करी वो आपके दिमाग में बैठी होना चाहिए, क्योंकि आपको कंप्यूटर पे प्रोग्राम को रन नहीं करना, आपको उसको सेव भी करना है। और ये कंप्यूटर यहाँ लगा हुआ है, उसको सेव करना है, तो सेव कैसे करें? तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, आप जब प्रॉब्लम्स करो तो आपको 3-4 तरह की प्रॉब्लम्स मिलती है। जब आपको एक तरह की प्रॉब्लम मिल रही है तो ऑब्वियसली आपकी उस पर कमांड हो जाती है, कमांड हो जाती है। ठीक है, फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम मिल रही है तो वो भी आपको लगता है कि नहीं यार आई एम एबल टू डू दिस। लेकिन जो कुछ अलग प्रॉब्लम मिली, जैसे अपने को ये पिछली वाली प्रॉब्लम मिल गई, कुछ अलग मिली, लगा यार कि हाँ यार, मतलब जब एक अलग किस्म की प्रॉब्लम करते ना तो एक भीतरी प्रसन्नता होती है, एक भीतरी खुशी मिलती है, कुछ अलग करा अपन। और जब अपने को लग रहा है कि यार ये एक अच्छी प्रॉब्लम है यार, ये मुझे एक बार फिर से रिवाइज करनी चाहिए, बिकॉज आप सारी प्रॉब्लम्स को रिवाइज नहीं कर पाओगे, असंभव है। और होना ये चाहिए कि आपने शीट करो तो आप सारी प्रॉब्लम्स को रिवाइज करो, तो जो आपसे बन रही हैं ठीक है, ओके, वेल एंड गुड, पहली बार में बन गई। लेकिन जहाँ आपको लगा कि कुछ एफर्ट्स के बाद बन रही है या कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ अपने उनके ऊपर सिंबल बना दो, स्टार बना दो, गोला बना दो, कुछ स्क्वायर बना दो। अपने को लगा कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिला है मेरे को, तो उसको स्टार बना दिया। कुछ ऐसी प्रॉब्लम मिल रही है जो बहुत डिफिकल्ट जाती है, पर मैं कर लेता हूँ, पर मेरे को कुछ डिफिकल्टी के बाद होती है, उस पर गोला बना दिया। कुछ अपने को लग रहा है कि अरे यार ये मेरे को कुछ मुझे याद करना चाहिए, तो उसको राइट मार्क कर दिया। कुछ अपने खुद की चीज़ें याद करो भैया, ये कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलता, दुनिया कॉपी पेस्ट से नहीं चलेगी। अपने तरीके ईजाद करो और अपने तरीकों को उनमें इंटीग्रेट करो। तुम्हारे सेल्फ नोट्स बहुत मैटर करेंगे, तुमको किसने क्या पढ़ाया वो मैटर नहीं करने वाला, सच बता रहा हूं मैं तुम्हारे को। तुम्हारे सेल्फ नोट सबसे ज़्यादा मैटर करेंगे। तो अपने को क्या है, जब अपन सेकंड टाइम 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद इसको रिवाइज करना जाए, तो एट दैट टाइम वी आर नॉट एबल टू रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स वी वुड बी देयर टू रिवाइज होल थ्योरी, बट वी विल नॉट बी एबल टू गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो व्हाट एग्जैक्टली आई विल गो फॉर, मैंने वो जो स्टार मार्क किए थे, मैंने जो गोला मार्क किए थे, मैंने जो स्क्वायर मार्क किए थे, या कुछ और मार्क किया था, उन क्वेश्चंस को मैं उन्हीं क्वेश्चंस को देख लूँ। तो जब मैं 2-3 बार उन क्वेश्चंस को देख लूँगा तो वो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चिपक जाएंगे। क्या कह रहा हूँ मैं? वो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में क्या हो जाएंगे भैया, उस समय स्टिक हो जाएंगे। वो अप्रोच मैटर करती है, ये ध्यान रखना। आप कितने ही बल्लम हो रहे हो, कितने अच्छे दिमाग के हो आप, अच्छा दिमाग तो चाहिए ही चाहिए आपको परीक्षा में क्वालिफाई होना, तो उसके बगैर संभव ही नहीं है भैया। आईआईटी में कोई बहुत इंटेलिजेंट बंदा रुक जाए नहीं हो चलेगा, लेकिन कोई डफर नहीं जाएगा आईआईटी में, ये बात कन्फर्म है, भले वो SC/ST वाला क्यों नहीं हो, ये बात कन्फर्म है। समझे या नहीं? तो आप चीज़ों को, जैसे अपने को लगा या कुछ अपने को नई चीज़ मिली अपने को यहाँ पर, तो नई नई चीज़ों को अपन मार्क करके रख लो। तो सेकंड टाइम क्या होगा, जब हम रिवाइज करने जाएंगे तो क्या करेंगे, वी विल गो थ्रू दोज क्वेश्चंस ओनली विच वी फाउंड यूनिक, समथिंग
जो मुझे लगा कि आई शुड पे अटेंशन टू दोज क्वेश्चन प्रिसाइजली मोर इफेक्टिवली। बोलिए, बहुत मैटर करता है आप किस तरह से कर रहे हो, आपकी अप्रोच बहुत मैटर करती है। अगर आपके पास में अच्छी अप्रोच नहीं है तो आप 5 साल तैयारी कर लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, रैंक कोसों दूर की बात है।